we are talking about a small topic but an important one and an easy one. If I generally ask you what is the importance of the forest, even if you don't go with the textbook, I am sure 99% of you will be absolutely right कि forest से हमें क्या फ़ायदा होता है. और simply if I go with these words, this is your whole answer. Forests are renewable sources of energy. Now when I'm saying they are renewable source of energy, that means उनसे हमें कुछ एनर्जी नहीं डायरेक्टली मिल रही है, बट ऑक्सीजन एक है जो हमें वो दे रहे हैं. पेड़ अगर आप काटते भी हो या पेड़ से फ्रूट्स गिरते हैं या सीड्स गिरते हैं, देन यू हैव द अंडरग्रोथ और दूसरा पेड़ आ जाता है. कोई फॉरेस्ट में जाके खेती नहीं कर रहा है पेड़ उगाने की. इट्स ऑल हैपनिंग नेचुरली. तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज रिन्यूएबल रिसोर्स. नाउ मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट, सॉइल इरोशन, रेगुलेट द स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, सब चीज किया जाता है बाय फॉरेस्ट. इफ यू हैव अ गुड फॉरेस्ट कवर, देन यू विल नॉट फील heat in summer. Then they will control your soil erosion. Why? Because the roots are holding on to soil. तो अगर पानी बहता है, जोरदार हवा भी चलती है तो मिट्टी नहीं उड़ेगी. और ये प्रैक्टिकली आप सब देख सकते हो. आप देखिए, इफ यू आर विजिटिंग अ ड्राई प्लेस, इफ यू आर स्टैंडिंग इन एन फील्ड विच इज जस्ट प्लॉड, यू विल फील इफ देयर इज अ विंड ब्लोइंग तो आपको मिट्टी लगेगी, मतलब उड़कर आपको मिट्टी लगेगी. इफ इट देयर इज अ क्रॉप ग्रोन, you will not feel this mud or a soil flying or coming towards you and all. So that's how it checks the erosion, regulates the stream flow. You know, earlier days, initially when we were primitive, or today also in a tribal area, when you want to check the flow of the river or a stream, they just cut trees and put them there in the stream, and that's regulate, that's actually slow down the flow of the water. So and that's how it helps them to do fishing and get water for a longer period of time. जो कि आजकल हम करते हैं ना, कॉन्क्रीट डैम्स जो होते हैं, चेक डैम्स जो होते हैं, उसकी जगह पे बेटा वो पेड़ को काट के लगा देते हैं या तोड़ के रख देते हैं. नेचुरल ग्रोथ होगा तो बट ऑब्वियसली कि स्लो होगा. इंपॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव, टाइड को फ्लो को स्लो कर देते हैं ना, इसीलिए कोस्टल एरिया में इरोशन नहीं होता है. एक चीज़ आपके दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है. Now, they also control, or forest also control the wind force and regulates the temperature and they causes the rainfall. Reason है बॉस, राजस्थान में कम बारिश क्यों होती है? क्योंकि पेड़ नहीं है. क्यों केरला में, वेस्टर्न घाट में ज़्यादा बारिश होती है? क्योंकि पेड़ हैं. तो पेड़ होंगे तो बारिश ज़्यादा होगी. तो पेड़ लगाइए, पानी दीजिए और अच्छी बारिश का मज़ा लीजिए. Going ahead with another topic, it's ecosystem and biome. Again, I'm going back to 7th and 8th standard. The same definition, nothing new. आपको पता है ज्योग्राफी का सबसे अच्छी बात क्या है? आज आप जो पढ़ रहे हो ना, 10 साल बाद भी आई एम 100% श्योर आप वही पढ़ोगे. बिकॉज बेटा हिमालय छोटा नहीं हो जाएगा, कोई नई नदी नहीं आ जाएगी, कोई नया टोपोग्राफी नहीं बनेगा. सो एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. बस थोड़े बहुत जानवर ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नंबर फिगर बढ़ेगी. कुछ एंडेंजर होंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर आपने नहीं बचाया तो बस ज्योग्राफी की सबसे अच्छी बात यही है. तो डेफिनेशन बिल्कुल वही रहेगा जो आपने पहले पढ़ा है. इकोसिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया. ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन एन एरिया इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल इज नोन एज इकोसिस्टम. आप ये याद रखिए. नाउ इकोसिस्टम के बाद एक डेफिनेशन आता है आपका बायोम का. Now, before we reach to biome, और थोड़ा इलेबरेटिवली समझते हैं कि इकोसिस्टम में 9th में इन्होंने क्या ऐड किया. नेचर ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया टू एन लार्ज एक्सटेंट डिटरमिन्स द एनिमल इन दैट एरिया. ये बहुत आसान सी बात है. आपने कभी हिमालय के टॉप मतलब हाइट पे 2000-3000 मीटर ऊपर जब भी आप जाते हो, मतलब अबव नैनीताल और इन जम्मू एंड कश्मीर, एलिफेंट्स, जिराफ, ऐसा कोई एनिमल देखा है? आई एम श्योर नहीं होगा. एलिफेंट्स आर देयर इन हिमालय बट दे आर इन फुट हिल्स, शिवालिक पे हैं. 3000 मीटर के ऊपर नहीं है, क्योंकि हाथी पेड़ नहीं, जो हाथी है ना तो पेड़ पे चढ़ पाएगा ना तो पहाड़ पे ऐसे चढ़ पाएगा. वो हिली एरिया में होता है, हाई टॉप माउंटेन्स में नहीं होते हैं. ग्रासलैंड्स में आप ऐसे बड़े जानवरों को देखोगे. जहां डेसिडियस फॉरेस्ट होगी आप ऐसे बड़े जानवरों को देखोगे. जहां बहुत ज्यादा डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है तो आपको उस किस्म के जानवर मिलेंगे. राजस्थान में आपको वैसे जानवर मिलेंगे जो वहां पे अडॉप्ट हो सकते हैं, उस कंडीशन को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो हर जगह जैसे पेड़ होते हैं वैसे आपको जानवर मिलते हैं, क्योंकि सर्वाइवल इंटरडिपेंडेंसी है दोनों के बीच में.
All the plants and animal in an area are interdependent and interrelated. देखिए, अगर हिरन ज़्यादा होंगी ग्रासलैंड में, क्योंकि उन्हें घास खाने को मिलेगी, हिरन ज़्यादा होंगी तो उन्हें खाने वाले शेर, चीता, लकड़बग्गा, leopard. I'm talking about leopards, talking about cheetah, which are not available in India but in savanna in Africa. But then we have tiger, we have lion, and all these are available in area where ample of deers, antelope, cow, नीलगाय I'm talking about are available, और वो ग्रासलैंड में ही होंगे. तो ये सब इंटरडिपेंडेंसी होती है सारे जानवरों की और पेड़ों की एक दूसरे पे, जैसे हमारी है. A very large ecosystem on a land having distinct type of vegetation and animal life is known as biome. एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम को हम बायोम कहते हैं. एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट को हम बायोम कहेंगे. एक बहुत बड़ी लेक को और सराउंडिंग एरिया को हम बायोम कहेंगे. Now it includes both flora and fauna. Why? Because it's a huge area. उसके अंदर आप बहुत बड़ी फॉरेस्ट लोगे तो आपको लेक बॉडी मिल जाएगी. You will have a river body also. Then you have amphibian also. You have fishes also in lakes and rivers. And then you have the plant variety, grass variety, flowering plant, and all these things. And then the animals, carnivorous, herbivorous, every kind of animal. तो इन सब को हम कहते हैं बायोम, बहुत बड़े इकोसिस्टम को. So let's see, based on the availability of soil, water and heat across the whole world, we have these biomes. Now हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 बायोम है, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं. And let's see, first forest है, then you have savanna. सावना भी कहते हैं इसे, कहीं कहीं अलग अलग लैंग्वेज में या शुद्ध हिंदी में. तो savanna, and then you have a grassland. See, savanna is also a grassland, but they are the dry grassland in Africa. और उसके बाद these grassland, if I talking about, they are the steppes, pampas. ये अलग ग्रासलैंड है, ये थोड़े ग्रीन ग्रासलैंड है. वेजिटेशन जो है अच्छी वाली है, ऐसा नहीं कि ये वाली खराब है. डिपेंड ऑन दैट आपको एनिमल्स मिलते हैं. देन यू हैव डेजर्ट, सहारा, कालाहारी, थार, एटाकामा, गोबी, एंड देन यू हैव टुंड्रा. ओह, ये बर्फीला इलाका है. टुंड्रा फॉरेस्ट जो आर्टिक सर्कल के यहाँ पर है, उसको हम बोलते हैं टुंड्रा, ठंडा क्लाइमेट वाली एरिया का बायोम. ठीक है, तो ये आपके 5 प्रिंसिपल बायोम है अक्रॉस द वर्ल्ड. लकीली इंडिया में वी हैव ऑलमोस्ट ऑल. इफ आई डोंट गो विद सवाना प्रिसाइसली, but still we have all, and we are going to learn about them in our next module. So wait for that, but by the time keep smiling and keep revising.